रियलिटी यह है कि अमीर लोगों पर टैक्स नहीं लगता है। यह तो मिडिल क्लास है जो कि गरीबों के लिए टैक्स का भुगतान करता है, विशेष रूप से एजुकेटेड हाई इनकम वाले मिडिल क्लास। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में ऐसा क्यों कहा है, आइए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, योर पेज रीडर चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र। आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित एक शानदार और लाइफ चेंजिंग बुक रिच डैड पुअर डैड बुक का रिव्यू और शॉर्ट समरी। ये बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए, इसके लिए मैंने इस बुक के चैप्टर 4 के कुछ अंश आपसे शेयर करना चाहूंगा, जिसे सुनकर आप ये अंदाजा लगा लेंगे कि ये बुक आपके जीवन को कैसे पूरी तरह बदल सकती है। बुक के शीर्षक से ही आप समझ जाएंगे कि बुक हमें क्या बताना चाह रही है कि रिच डैडी और पुअर डैडी में क्या अंतर होता है। इस लेसन नंबर 4 का शीर्षक है टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। अगर आपने रॉबर्ट के अमीर डैडी बनने के बताए लेसन 1, 2 और 3 के वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उन वीडियोस को पहले अवश्य देखें, नहीं तो आपको इस वीडियो में रॉबर्ट के बताए अमीर डैडी बनने के लेसन या फार्मूला को समझना मुश्किल रहेगा। तो आइए लेसन नंबर 4 की वीडियो को शुरू करते हैं। रॉबर्ट इस चैप्टर 4 में बताते हैं कि हम बचपन से ही रॉबिन हुड की कहानियां सुनते आए हैं। कई लोगों के लिए रॉबिन हुड एक हीरो है जो कि अमीरों से पैसा लूटता था और उसे गरीब लोगों में बांट देता था। रॉबर्ट के अमीर डैडी की नजरों में रॉबिन हुड हीरो नहीं था, वे रॉबिन हुड को अपराधी मानते थे। अधिकतर लोगों की सोच है कि अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए और गरीब लोगों को ज्यादा मुफ्त सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसी रॉबिन हुड वाली सोच अमीरों से वसूलो और गरीबों में बांटो की वजह से मिडिल क्लास लोगों पर भारी टैक्स का बोझ लदा हुआ है। सच्चाई तो यह है, अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगता ही नहीं है। जितने गरीबों के लिए शोषण, वेलफेयर, मुफ्त मेडिकल सुविधाएं और मुफ्त शिक्षा जैसे काम होते हैं, उनका पैसा हमेशा मिडिल क्लास से आता है, खासकर पढ़े लिखे और ज्यादा इनकम वाले मिडिल क्लास से। ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है, इसको जानने के लिए हमें टैक्स के इतिहास को जानना होगा। इसके लिए रॉबर्ट टैक्स के इतिहास को कम शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट ने बताया कि इंग्लैंड और अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं लगते थे, केवल युद्ध की स्थिति में कभी कभार अस्थायी टैक्स वसूला जाता था। 1874 में इंग्लैंड ने अपने नागरिकों पर इनकम टैक्स परमानेंट रूप से लगाया था। ऐसे ही अमेरिका ने भी 1913 में इनकम टैक्स अपने नागरिकों पर परमानेंट रूप से लगाया। एक समय में अमेरिकी लोग टैक्स विरोधी हुआ करते थे, लेकिन टैक्स जरूरी है, इसको समझने के लिए इंग्लैंड और अमेरिका को लगभग 50 साल का समय लगा। इंडिया में टैक्स की शुरुआत 1860 में हुई थी, लेकिन यह पता करना मुश्किल है कि टैक्स सिर्फ अमीरों पर लगाए गए। उस समय अधिकतर लोगों ने टैक्स लगाने के पक्ष में इसलिए वोट दिए क्योंकि उन्हें बताया गया था कि टैक्स अमीरों के पैसे को कंट्रोल करने और गरीबों की मदद करने का जरिया है। इसी कारण पब्लिक ने टैक्स लॉ के सपोर्ट में वोट किए और ये लॉ पास हो गया। हालांकि इसको बनाने का मकसद अमीरों की इनकम को कंट्रोल में रखना था, लेकिन यह उन्हीं लोगों को परेशान करता है जिन लोगों ने इसके पक्ष में वोट दिया था, यानी कि गरीब और मिडिल क्लास। रॉबर्ट के अमीर डैडी ने बताया था कि वे और रॉबर्ट के रियल डैडी, जो कि इस बुक में गरीब डैडी हैं, दोनों की विचार एक दूसरे के अपोजिट हैं। मैं अगर साउथ पोल हूँ तो वो नॉर्थ पोल है। गरीब डैडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और अमीर डैडी कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी। गरीब डैडी उनके डिपार्टमेंट को प्राप्त होने वाले पैसे से नए एम्प्लॉय भर्ती करते हैं। नए लोगों को नौकरी में भर्ती करके वो अपने संगठन को बड़ा बनाते थे और इस काम के लिए उनको रिवॉर्ड भी मिलता था। इसके विपरीत अमीर डैडी जितने कम हो सके उतने कम लोगों को जॉब पर रखते थे ताकि एम्प्लॉयज पर खर्चा कम करना पड़े, और इसकी वजह से उनके इन्वेस्टर उनसे खुश रहते थे और उनका सम्मान करते थे। जैसे जैसे गवर्नमेंट के खर्चे का दायरा बढ़ता है, उसे मेंटेन करने और सही ढंग से चलाने के लिए और ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। रॉबर्ट के गरीब डैडी समझते थे कि गवर्नमेंट को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। वे जॉन एफ कैनेडी को पसंद करते थे और पीस कॉर्प के विचारों से प्रभावित थे। रॉबर्ट के गरीब डैडी और मम्मी ने पीस कॉर्प में काम करते हुए मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जाने वाले
वॉलेंटियर्स को ट्रेंड किया था। वे ज्यादा लोगों को पीस कॉर्प में भर्ती करने के लिए वे हमेशा ज्यादा ग्रांट्स और बजट की मांग करते थे। रॉबर्ट के सामने समस्या यह थी कि उसके अमीर डैडी कहते थे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आलसी और कामचोर होते हैं, और मेरे गरीब डैडी कहते थे कि अमीर लोग बदमाश और लालची होते हैं, इसलिए उनसे ज्यादा टैक्स वसूला जाना चाहिए। रॉबर्ट के सामने समस्या थी कि वे किसकी सलाह पर काम करें, घर में उपस्थित गरीब डैडी जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, या शहर के सबसे बड़े कैपिटलिस्ट में से एक अमीर डैडी के। रॉबर्ट किसकी बात पर विश्वास करें यह फैसला करना आसान नहीं था, लेकिन जब रॉबर्ट ने टैक्स की हिस्ट्री को पढ़ा और समझा तो उन्हें कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पता चला। शुरुआत में टैक्स लॉ अमीरों के पैसे पर लगाने के लिए बनाया गया था, लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट की पैसे की भूख बढ़ती गई तो जल्दी ही यह टैक्स मिडिल क्लास पर भी लगा दिया गया, और धीरे धीरे यह उससे भी नीचे के वर्ग तक पहुंच गया। उस समय के अमीर लोगों ने इस टैक्स लॉ को एक अपॉर्चुनिटी के जैसे देखा, क्योंकि वे लोग टैक्स रूल्स से अलग तरह से खेलते थे। ये था कॉर्पोरेशन, जो कि समुद्री जहाजों के समय पॉपुलर हुए थे, जो कि टैक्स को बचाने का कानूनी रास्ता देते थे। अमीरों ने अपनी समुद्री यात्राओं के एसेट के रिस्क को सीमित करने के लिए कॉर्पोरेशन का इस्तेमाल किया। अमीर लोग समुद्री यात्राओं के फंड को जुटाने के लिए कॉर्पोरेशन में पैसा डालते थे। फिर ये कॉर्पोरेशन कई दुनिया में खजाने की खोज के लिए नाविकों की भर्ती करता था। अगर जहाज डूब जाता था तो नाविकों की जान जाती थी, लेकिन अमीरों का सिर्फ वो पैसा डूबता था जो उन्होंने समुद्री यात्रा के लिए दिया था। इस कानूनी कॉर्पोरेट लॉ के मैकेनिज्म को समझने में अमीर लोग ज्यादा समझदार निकले, और इससे उन्होंने साबित किया कि वे बुद्धिजीवियों से ज्यादा चतुर हैं, क्योंकि वे लोग पैसे की ताकत को जानते थे। दुर्भाग्य से ये सब स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता। अब ये सवाल उठता है कि अमीरों ने बुद्धिजीवियों को किस तरह से हराया। शुरुआत में जब अमीरों पर ज्यादा टैक्स का कानून पास हो गया तो गवर्नमेंट की तिजोरी में पैसा आने लगा। शुरुआत में तो सभी इससे खुश थे और ये पैसा सरकारी कर्मचारियों और अमीर लोगों के पास जाने लगा। सरकारी कर्मचारियों के पास यह उनकी सैलरी और नौकरी के बाद दिए जाने वाली पेंशन के रूप में खर्च किया जाने लगा। अमीर लोगों को यह पैसा सरकारी टेंडर्स के रूप में पहुंचने लगा। गवर्नमेंट के पास पैसे तो बहुत थे, लेकिन प्रॉब्लम थी उस पैसे को मैनेज कैसे किया जाए। यदि कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसको अलॉट की गई ग्रांट की रकम पूरी खर्च नहीं कर पाते थे तो अगले बजट में अलॉट की जाने वाली ग्रांट कम भी हो सकती है। इसका रिस्क बना रहता था। अगर ऐसा होता है तो उसको कार्यकुशल या एफिशिएंट नहीं माना जा सकता। इसके अपोजिट अगर कोई बिजनेसमैन सरकारी पैसे को बचाता था तो उसे रिवॉर्ड मिलता था और उसके कार्यकुशलता और एफिशिएंसी की तारीफ की जाती थी। जब गवर्नमेंट इसी तरह से काम करती रही तो ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने लगी, तो ज्यादा टैक्स जुटाने के लिए कम अमीर लोगों को भी टैक्स के दायरे में शामिल कर लिया गया, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि दायरे में मिडिल क्लास और गरीब लोगों को भी शामिल कर लिया गया। स्मार्ट बिजनेसमैन ने इससे बचने का रास्ता खोज लिया था। उन्होंने अपने फाइनेंशियल नॉलेज का इस्तेमाल किया। वे लोग कॉर्पोरेशन की शरण में चले गए, यानी कि वे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज खोलने लग गए जिसके की टैक्स रूल्स अलग होते हैं। कॉर्पोरेशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, इसकी एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन बनती है। असल में यह कोई चीज नहीं होती, यह कोई फैक्ट्री या लोगों का ग्रुप भी नहीं होता, लेकिन इसके अंतर्गत कॉर्पोरेशन का टैक्स रेट पर्सनल इनकम टैक्स की रेट से कम होता है। इसके अलावा कॉर्पोरेशन को यह अधिकार होता है कि टैक्स चुकाने से पहले खर्चा कर सकता है। इस तरह से अमीर लोग एक बार फिर अपने पैसे को बचाने में कामयाब होते हैं। इसमें पिसते हैं वे लोग जो लगातार अपनी जॉब पर रोजाना जाते हैं और कड़ी मेहनत से काम करते हैं और टैक्स भरते हैं। अगर वो लोग भी टैक्स के इस खेल को समझने की कोशिश करें तो वे लोग भी अमीर लोगों के जैसे टैक्स बचाने का रास्ता निकाल सकते हैं और वे भी अमीर बन सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि नौकरी पेशा लोग जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं सरकार को उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। अंत में टैक्स उन्हीं को परेशान कर रहा है जिन लोगों ने इसके पक्ष में वोट दिया था। अमीरों के पैसे को कंट्रोल करने की कोशिश शायद ही काम करती होगी, क्योंकि अमीर लोग अपने टैक्स की रकम को कम करने के रास्ते कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेते हैं। इसके लिए वो बुद्धिमान अकाउंटेंट, स्मार्ट वकीलों और पॉलिटिशियन पर दबाव बनाते हैं कि वे लोग कानून को या तो बदलें या उसमें से बचने के रास्ते बनाएं। अमेरिका का कानून भी टैक्स के पैसे बचाने के कई रास्ते देता है जिसे कि सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका फायदा केवल अमीर लोग ही उठा पाते हैं। ऐसा ही एक रास्ता है इंटरनल रेवेन्यू कोड का आर्टिकल 1031।
इस आर्टिकल के अंतर्गत किसी मकान या जमीन को बेचने वाले को प्रॉफिट पर टैक्स नहीं देना पड़ता अगर वो उससे महंगी जमीन या मकान खरीद ले। यानी कि अमेरिका में जब तक आप पुरानी रियल एस्टेट बेचकर उससे अधिक कीमत की रियल एस्टेट खरीदते रहेंगे तब तक आपको प्रॉफिट पर टैक्स नहीं देना पड़ता। तो इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जो लोग कानूनी तौर पर दी जाने वाली इस टैक्स बचत का लाभ नहीं लेते हैं वे हमेशा अपने एसेट वाले कॉलम को मजबूत करने का अवसर गवा देते हैं। जब रॉबर्ट के अमीर डैडी उनको फाइनेंशियल नॉलेज दे रहे थे तो वे रॉबर्ट को यही सिखाना चाहते थे कि नॉलेज ही पावर है, यानी कि ज्ञान ही शक्ति है और पैसे के साथ जो बड़ी ताकत आती है उसे बनाए रखने और उसे कई गुना बढ़ाने के लिए सही नॉलेज की जरूरत होती है। इस सही नॉलेज के बिना दुनिया आपको इधर से उधर धक्के देती रहती है। रॉबर्ट के अमीर डैडी हमेशा माइक और रॉबर्ट को समझाते थे कि सबसे डरावना व्यक्ति ना तो बॉस होता है ना ही उसका सुपरवाइजर, सबसे डरावना व्यक्ति होता है टैक्स वसूलने वाला अधिकारी। अगर आप उसे मौका देंगे तो वो आपसे से ज्यादा टैक्स वसूलेगा। रॉबर्ट के बताए पहले सबक के अनुसार आप पैसे के लिए काम मत कीजिए बल्कि पैसे से अपने लिए काम करवाइए। इसलिए अगर आपका पैसा आपके लिए काम करता है तो आप पैसे की ताकत को अपने पास रखते हैं। एक बार जब हमें पैसे की ताकत का ज्ञान हो जाए तो हमें इसका सही इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। इससे आप ज्यादा टैक्स देने से बच सकते हैं। इसके लिए आपके पास कानून की समझ होनी चाहिए और साथ ही सिस्टम कैसे काम करता है इसकी जानकारी। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको डराया जा सकता है। रॉबर्ट आगे बताते हैं इसी कारण अमीर डैडी स्मार्ट टैक्स कंसल्टेंट और वकीलों को ज्यादा सैलरी देते थे क्योंकि वे गवर्नमेंट को दिए जाने वाले टैक्स से सस्ते पड़ते थे। रिच डैडी कानून जानते थे और उसका सम्मान करते थे, लेकिन कानून की सही नॉलेज न होना महंगा पड़ सकता है। रॉबर्ट ने बताया कि उनके गरीब डैडी उन्हें सलाह देते थे कि वे किसी अच्छे कॉर्पोरेशन में जॉब ढूंढें और वे उन फायदों के बारे में रॉबर्ट को बताते थे जो कि कॉर्पोरेशन की सीढ़ियां चढ़ने से हासिल किए जा सकते हैं। जब ये सलाह रॉबर्ट ने अपने अमीर डैडी को बताई तो उन्होंने सुझाव दिया कि कॉर्पोरेशन की सीढ़ियां क्यों चढ़ना, पूरी सीढ़ी का ही मालिक क्यों ना बना जाए। उस समय तो ये बात रॉबर्ट को समझ नहीं आई। कहने की बात यह है कि अगर रॉबर्ट के अमीर डैडी नहीं होते तो वह अपने गरीब डैडी की सलाह पर काम कर रहे होते। रॉबर्ट के अमीर डैडी के कारण ही रॉबर्ट का खुद का कॉर्पोरेशन बनाने का सपना जीवित रहा। रॉबर्ट ने निश्चित किया कि वे भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। रॉबर्ट लगभग 25 साल के आसपास जब मरीन कॉर्प की जॉब छोड़कर जेरॉक्स कंपनी के लिए काम कर रहे थे, रॉबर्ट बहुत निराश थे कि उनकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में कट जाता है। वे जितनी ज्यादा मेहनत करते थे उनकी सैलरी में से डिडक्शन उतना ज्यादा बढ़ जाता था। रॉबर्ट जब सक्सेसफुल होने लगे तो उनके बॉस और सीनियर्स रॉबर्ट के प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने की बातें करने लगे, लेकिन रॉबर्ट को उनके रिच डैडी का सबक भी याद था कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो और तुम किसको अमीर बना रहे हो। 1974 में रॉबर्ट ने जेरॉक्स कंपनी में रहते हुए ही उनका पहला कॉर्पोरेशन बनाया और अपने काम से काम रखना शुरू किया। रॉबर्ट के एसेट वाले कॉलम में प्रॉपर्टी मौजूद थी और अब उनका इरादा इस कॉलम को बढ़ाना था। इसके लिए रॉबर्ट रियल एस्टेट में निवेश करने की खातिर अपनी जॉब में ज्यादा मेहनत करने लगे ताकि वे ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकें। उस समय हवाई शहर में कीमतें तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का अच्छा अवसर था। साथ ही रॉबर्ट ने अच्छी खासी संख्या में जेरॉक्स मशीनें बेची थी और उससे मिलने वाले कमीशन को वे अपने एसेट वाले कॉलम में इन्वेस्ट कर रहे थे। जल्द ही रॉबर्ट जेरॉक्स कंपनी के टॉप सेल्स पर्सन बन गए। 3 साल से भी कम समय में रॉबर्ट अपने रियल एस्टेट होल्डिंग कॉर्पोरेशन से इतना पैसा कमा रहे थे जितना कि वे जेरॉक्स की कंपनी में काम करके भी नहीं कमा पाए थे। रॉबर्ट का कॉर्पोरेशन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाली कंपनी थी। जल्दी ही रॉबर्ट की कंपनी की प्रॉपर्टी या एसेट से आने वाला कैश फ्लो इतना ज्यादा हो गया कि रॉबर्ट की कंपनी ने उनके लिए पहली कार खरीद दी, जो इस बात को साबित करता है कि रिच डैडी द्वारा सिखाया लेसन या सबक काम कर रहा था। रॉबर्ट के एसेट वाले कॉलम में इन्वेस्ट होने वाला हर पैसा उनके लिए एक एम्प्लॉय था जो उनके लिए काम कर रहा था। रॉबर्ट के अमीर डैडी ने जो सबक सिखाए थे उनको अमल में लाकर ही वे बहुत ही कम उम्र में रैट रेस से बाहर निकलने में कामयाब हुए थे। ऐसा उनके फाइनेंशियल आईक्यू या फाइनेंशियल नॉलेज से ही यह संभव हो सका था। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जो कि फाइनेंशियल एजुकेशन के फलस्वरूप आती है। उच्च फाइनेंशियल आईक्यू वाले लोग अमीर बनने के लिए दूसरे लोगों के पैसे का इस्तेमाल करना सीखते हैं।
रॉबर्ट ऐसा ही करने के लिए दूसरों को भी एनकरेज करते थे ताकि वे अपना ज्ञान लोगों के साथ बांट सकें। ये फाइनेंशियल नॉलेज 4 चीजों से बनती है। अकाउंटिंग यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी या नंबर को पढ़ने की योग्यता, और जिससे कि बिजनेस की बारीकियों को पढ़ा जा सकता है। इसके द्वारा आप किसी बिजनेस की ताकत और कमजोरी को पहचान सकते हैं। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट करना, इसे रॉबर्ट पैसा बनाने का साइंस और स्ट्रेटजी कहते हैं। नंबर 3 है मार्केट की समझ, इसमें आपको मांग और पूर्ति की साइंस और मार्केट की सिचुएशन का पता होना चाहिए। इसके अंतर्गत आता है आपको इन्वेस्टमेंट को करते समय मार्केट की सिचुएशन और उसकी डिमांड के हिसाब से ही सही फैसले करने होते हैं। नंबर 4 है कानून के तौर तरीकों की नॉलेज। अगर आपको टैक्स सेविंग के रास्ते पता है तो आप टैक्स सेव करके बहुत तेजी से तरक्की कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में इस कानूनी बेनिफिट्स को देखते हैं तो इसको समझना आपके लिए जरूरी हो जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च कर सकता है, यानी कि वो पैसे कमाता है और जितना चाहे खर्च करता है और बची हुई रकम पर टैक्स देता है। जबकि नौकरी पेशा आदमी की सैलरी से पहले टैक्स कटता है और फिर वो बचे पैसे खर्च करता है। कॉर्पोरेशन में दूसरे शहरों में बोर्ड मीटिंग का खर्चा, कार का पेमेंट, इंश्योरेंस और हेल्थ क्लब की मेंबरशिप भी कंपनी के खर्चों में डाले जा सकते हैं। कॉर्पोरेशन आप पर लगने वाले मुकदमों से भी लीगल प्रोटेक्शन प्रदान करता है। अमीर लोग अपने ज्यादातर एसेट को छुपाने के लिए कॉर्पोरेशन और ट्रस्ट का सहारा लेते हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी अमीर आदमी पर कोई दावा ठोकता है तो उसे पता चलता है कि वह कानूनी कवच से घिरा हुआ है। उसे पता चलता है कि उस अमीर आदमी के पास तो कोई एसेट है ही नहीं। अमीर लोग चीजों को कंट्रोल करते हैं लेकिन किसी भी चीज के मालिक नहीं होते। गरीब और मिडिल क्लास लोग हर चीज के मालिक होने की कोशिश करते हैं, इसलिए जब उन पर दावा ठोका जाता है तो वे गवर्नमेंट के हाथों अपनी प्रॉपर्टी खो बैठते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि उनका मकसद यहाँ यह बताना नहीं कि कॉर्पोरेशन कैसे बनाए जाते हैं। अगर आपके पास किसी तरह की लीगल प्रॉपर्टी है तो कॉर्पोरेशन के बेनिफिट्स और सिक्योरिटी के बारे में पता लगाएं और उसे समझें। इस टॉपिक पर कई बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल है। गैरेज सेटन की बुक पर्सनल कॉर्पोरेशन की पावर इसका बखूबी वर्णन करती है। अगर हम कॉर्पोरेशन की पावर को कम शब्दों में समझें तो कॉर्पोरेशन वाले बिजनेस ओनर्स कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर टैक्स चुकाते हैं। वे एम्प्लॉयज जो कॉर्पोरेशन के लिए काम करते हैं कमाते हैं, टैक्स चुकाते हैं और फिर खर्च करते हैं। अकाउंटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी या संख्या पढ़ने की योग्यता है। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन है अगर आप एक एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट पैसे को बनाता है कि साइंस है। इसमें आपको स्ट्रेटजी और फार्मूलाज की जरूरत होती है। इस लेसन की रॉबर्ट द्वारा समझाई गई कुछ जरूरी बातें जो आपको जरूर जाननी चाहिए। नंबर 1, रॉबर्ट के अमीर डैडी ने पैसों के खेल को चतुराई से खेला और उन्होंने इसे कॉर्पोरेशन के जरिए खेला। यह अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य है। नंबर 2, रियलिटी यह है कि अमीर लोगों पर टैक्स नहीं लगता है। यह तो मिडिल क्लास है जो कि गरीबों के लिए टैक्स का भुगतान करता है, विशेष रूप से एजुकेटेड हाई इनकम वाले मिडिल क्लास। नंबर 3, हर बार जब अमीर लोगों के पैसे को कंट्रोल करने के लिए भारी टैक्स लगाते हैं तो अमीर उसे चुपचाप एक्सेप्ट नहीं कर लेते, वे लोग रिएक्ट करते हैं। नंबर 4, अमीर लोगों के पास परिस्थितियों को बदलने के लिए पैसा, पावर और इरादा है। वे वहां पर चुपचाप बैठकर अपनी इच्छा से ज्यादा टैक्स नहीं देते। नंबर 5, एम्प्लॉइज कमाते हैं, टैक्स देते हैं और फिर बचे हुए पैसे पर अपना जीवन चलाते हैं। कॉर्पोरेशन कमाता है, अपना खर्चा करता है और बचे हुए पैसों पर टैक्स देता है। यह सभी टैक्स बचाने के वे रास्ते हैं जिसका इस्तेमाल अमीर लोग करते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपके फाइनेंशियल नॉलेज में जरूर इजाफा हुआ होगा। अब मैं कुछ प्रश्नों को आपके लिए छोड़े जाता हूं और इस वीडियो का समापन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आप रॉबिनहुड के बारे में अमीर डैडी के आकलन से सहमत है कि वो एक अपराधी था? क्यों और क्यों नहीं? नंबर 2, आप क्या सोचते हैं कि मिडिल क्लास और गरीब लोगों को इस बात का एहसास है कि टैक्स का बोझ उनके कंधों पर पड़ गया है? इसके आप क्या प्रभाव देखते हैं? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इस बुक में अमीर डैडी बनने का 5वां सबक क्या बताया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने अमीर डैडी बनने के रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा बताए नियम 1,
दूसरा और तीसरा नहीं पता है तो हमारे पहले, दूसरे और तीसरे वीडियो को अवश्य देखिए। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे ऐसे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आप कंप्लीट बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं, Amazon पर ये उपलब्ध है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। अगर आप इस बुक की ऑडियो सुनना चाहते हैं तो ये कुकू FM पर उपलब्ध है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।